नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर उत्कर्ष के यूजीसी नेट चैनल पर। मैं अनिल मेहंदी रत्ता आपका तहे दिल से एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कड़ी में अगली क्लास आपके सामने हाजिर है। और क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक है तो आपको सब तरफ होली के रंग दिख रहे होंगे, मेरी राइटिंग में भी और अभी मेरे क्वेश्चंस में भी और हमारी पढ़ाई में भी। तो होली के रंगों के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे। और दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये याद दिला दूं कि ये क्लास हर शनिवार को आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास की अगली कड़ी है। इस कड़ी को आज आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने जो किए थे पिछली शनिवार की क्लास में, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और उससे आगे बढ़ते हैं और उसी में आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। दूसरी बात, आज की क्लास में फिर मैं अपनी बात दोहराऊंगा, नोट्स कॉपी और पेन रेडी रखिए। क्वेश्चंस तो बहाना है, मकसद ज्ञान की गंगा बहाना है और मकसद एग्जाम पास होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा होली का एक गिफ्ट की बात कर दूं, जो आप सबको मेरे ख्याल से अब तक बहुत सारे लोगों को तो सूचना भी मिल चुकी है। पूरे बाजार में, पूरे दुनिया में डंका बजने लग गया। और वो डंका है दोस्तों होली के इस त्यौहार का, वो डंका है होली के इस गिफ्ट का। दोस्तों, होली पर उत्कर्ष लाया है आपके लिए गिफ्ट, 90% की छूट का गिफ्ट। और उत्कर्ष के सभी चैनल्स पर सभी कोर्सेज में 90% तक छूट मिल रही है। और ये छूट सभी चैनल्स और सभी कोर्सेज पर तो है ही, न सिर्फ 90% छूट है बल्कि 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। दूसरी बात बच्चों, इसी छूट को हमारे यूजीसी के चैनल पर भी दिया गया है। 11,000 रुपये का कोर्स 1,800 रुपये में मिल रहा है आपको। सिर्फ 21 मार्च से 28 मार्च तक है ये स्कीम, इसका फायदा उठाइए। 21 मार्च से 28 मार्च तक इन 8 दिनों में आपको इस होली के त्यौहार का गिफ्ट मिल रहा है। 90% तक की छूट मिल रही है। 11,000 का कोर्स 1,800 में। तुरंत ज्वाइन कीजिए, फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई चालू कीजिए। तो दोस्तों, अब हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस शुरू किए थे। आपके सामने हाजिर है अगला क्वेश्चन। दोस्तों, पेन रेडी कर लेना, नोट्स कॉपी खुली और क्वेश्चन आंसर देना चालू करिए। और साथ साथ जो मैं इसके बहाने कुछ सिखाऊंगा तो उसको लिखते भी जाइए। तो आपके सामने क्वेश्चन है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिक एंड अलौकिक इज मेड विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण। दोस्तों, प्रमाण की जब बात करते हैं तो प्रमाण शब्द, सबसे पहले तो प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है पहले वो सीखेंगे। नंबर 1, प्रमाण शब्द का अर्थ होता है ज्ञान के साधन। प्रमाण शब्द का अर्थ है मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज। अब जब ये मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज की बात करते हैं तो ये मीन्स होते कितने हैं दोस्तों? ये 6 मीन्स होते हैं। पहला मीन होता है प्रत्यक्ष, पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। दूसरा प्रमाण है, अच्छा, प्रत्यक्ष को इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं, है ना। मैं इंग्लिश शब्द भी आपके सामने लिखता जा रहा हूँ। हालांकि मैं एक बात फिर दोहराऊंगा कि इंग्लिश वर्ड से ज़्यादा आपको हिंदी के वर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये संस्कृत के वर्ड्स हैं और संस्कृत के वर्ड्स में ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई बार इंग्लिश में परसेप्शन ना लिखा होकर के प्रत्यक्ष ही लिखा होता है, PRATYAKSHA ऐसे लिखा होता है। यानी लिपि अंग्रेजी होती है लेकिन शब्द हिंदी का ही होता है। दूसरा प्रमाण है बच्चों अनुमान। अनुमान को इंग्लिश में इन्फ्रेंस कहते हैं। तीसरा प्रमाण है शब्द, शब्द को वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं। चौथा प्रमाण है मित्रों
उपमान, उपमान को एनालॉजी भी कहते हैं। पांचवा प्रमाण है अर्थपत्ति और छठा प्रमाण है अनुपलब्धि। दोस्तों, अर्थपत्ति को प्रिजम्पशन कहते हैं और अनुपलब्धि को नॉन कॉग्निजेंस कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये 6 प्रमाण जो हमने सीखे, ये 6 प्रमाणों की जब बात करते हैं तो इनमें से कौन कौन से प्रमाण, कौन कौन से जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वो मानते हैं। तो एक ये प्रमाण है प्रत्यक्ष, जो हर एक स्कूल मानता है ना। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन ने पूछा कि कौन से प्रमाण के भेद हैं लौकिक और अलौकिक। तो दोस्तों, लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रत्यक्ष के भेद हैं। लौकिक मतलब जो इस लोक के हैं और अलौकिक मतलब जो इस लोक से परलोक, दूसरे लोक के। तो लौकिक प्रत्यक्ष कौन से हैं? जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से, हमारे सेंस ऑर्गन से हमें दिख रहे हैं, और अलौकिक जो हमारे योगज से, हमें अंतर्मन से दिख रहे हैं। तो ये 2 तरह के भेद हैं, ये प्रत्यक्ष के भेद है। तो आंसर मैं देख पा रहा हूं सभी के आंसर सही हैं। ये प्रत्यक्ष के भेद हैं, प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन। तो दोस्तों, ये था आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पोटली बांधते जाओ, लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे, लिख रहे हैं आप अगर, तो इसको लिखते जाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। निम्न में से कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शिक्षक शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को सही सही प्रतिबिंबित करता है? Which one of the following sequences correctly reflects the evolution of educational technology support in higher education? देखो बच्चों, हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का सपोर्ट और एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है कि पुराने चीज़ों से बढ़ते हुए नई चीज़ों की ओर आना, दैट इज एवोल्यूशन, है ना। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में यानी आपकी जो टीचिंग की टेक्नोलॉजी है, उसमें आप उसके डेवलपमेंट में, उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में क्या क्या एवोल्यूशंस हुए। सबसे पहले, सबसे पुराना था टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ना, है ना। तो ये जो अभिक्रमित अधिगम है, प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल है, ये तो नया है ना। इससे पहले तो आया था पाठ्य पुस्तक की सहायता। शुरू में जो पढ़ाई होती थी वो पाठ्य पुस्तक की सहायता से ही होती थी। आज भी शुरुआत तो पाठ्य पुस्तक की सहायता से ही होती। पहली शिक्षण जो होता है, पहला जो पढ़ाई है, वो तो पाठ्य पुस्तक से ही होती। तो दोस्तों, ये पहला तो गलत हो गया, है ना। अब इसमें आता है टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन, पाठ्य पुस्तक अनुपूरक सामग्री। बिल्कुल सही बात है, ये तो सबसे पहला स्टेप है, एकदम सही है। फिर दूसरा आता है प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल, बिल्कुल सेकंड नंबर पे ये प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल एकदम सही है। पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद में प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल सिखाना शुरू किया गया कि पाठ्य पुस्तक से आपने बच्चों ने सीखना शुरू कर दिया। अब एवोल्यूशन हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, नए इनोवेशंस हुए, और आगे के इनोवेशंस में ये शिक्षण में चेंजेस आए कि भाई सिर्फ पाठ्य पुस्तक से बच्चा क्यों पढ़े। बच्चे को अगर एक प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल दे दें तो वो उसको देखकर खुद अपना कोशिश करे और एक रास्ता मिले उसको। फिर जब वो भी हो जाएगा तो फिर उसमें भी कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो उसके लिए मॉड्यूलर मटेरियल दो। मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूल्स में बांटते हुए। तो तीसरा मॉड्यूलर सामग्री आई। और लेटेस्ट आजकल क्या है जो आप लोग पढ़ रहे हो, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। तो लेटेस्ट ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग आया। तो दोस्तों, ये ही सही जवाब है, और मैं देख पा रहा हूं कि कई बच्चों के जवाब सही आए हैं और कुछ बच्चों के जरूर समझ में नहीं आया, लेकिन अब आपके समझ में आ गया। तो पाठ्य पुस्तक सप्लीमेंटेशन, टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन, फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल दूसरे नंबर पे आया, फिर मॉड्यूलर मटेरियल, और लास्ट में ऑनलाइन मेथड से टीचिंग। तो टीचिंग का ये जो
चरण चले, ये जो टीचिंग का एवोल्यूशन हुआ ये इस तरह से हुआ। एवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे टीचिंग के अंदर जो विकास आया, धीरे धीरे जो बदलाव आए, वो बदलाव ऐसे आए। चले बच्चों आगे, तो लीजिए मुझे बाकी 2 ऑप्शंस तो दिखाने ही नहीं पड़े, दूसरे ऑप्शन में ही आंसर आ गया, 2 ऑप्शन और भी थे, लेकिन इसमें तो देखते ही अब हटा सकते हैं। मॉड्यूलर तो बाद में आया, ऑनलाइन तो लेटेस्ट है, ये तो एवोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन पे आपके सामने हाजिर है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स। अब देखिए सैम्पलिंग मेथड की बात कर रहा है, तो सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग कितने तरह की होती है? सैम्पलिंग 3 तरह की होती है। क्या क्या होती है? एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, है ना, सैम्पलिंग को निदर्शन कहते हैं। एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं संभाव्य निदर्शन, इसको कहते हैं असंभाव्य निदर्शन, और तीसरी होती है मिक्स्ड सैम्पलिंग, मिश्रित निदर्शन, ठीक है ना। ये 3 तरह की सैम्पलिंग होती है। अब उसने पूछा कि ये जो आपके सामने सैम्पलिंग मेथड दे रखे, इसमें वो कौन सा सैम्पलिंग है जिसमें यूनिट्स कंप्राइजिंग द सैंपल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या संभाव्य निदर्शन की परिभाषा यही है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में या संभाव्य निदर्शन में एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। समग्र के प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर दिया जाता है। तो अब बात ही आती है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो लिखा नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 5 तरह की होती है। क्या क्या होती है? पहली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तीसरी क्लस्टर सैम्पलिंग, चौथी सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, 5वीं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो अब इन 5 में से अगर किसी का नाम लिखा है तो हम चुन लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल। इसमें से क्लस्टर सैम्पलिंग है जिसमें इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस मिलता है। गुच्छ निदर्शन ये है वो जिसमें बराबर चांस मिलता है। लीजिए बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने सही जवाब दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तुरंत ले लीजिए और हम फिर आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं आपके सबके ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने 16वां क्वेश्चन हाजिर है दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ छात्र ईमानदार हैं, ये किस तर्क का उदाहरण है? Some students are sincere is an example of which proposition? मैं याद दिला दूं, मेरी लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस में मैंने ये बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है। जिस किसी भी बच्चे ने वो लॉजिकल रीजनिंग की मेरी क्लास नहीं ली है, उसे तुरंत ले लीजिए, तुरंत प्रभाव से उस क्लास को आप ले लीजिए। उसमें सारी डिटेल में ये बताया गया है। 4 तरह के सिलोजिस्टिक स्टेटमेंट्स होते हैं, ए, ई, आई और ओ। ए होता है यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ई होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, आई होता है पर्टिकुलर एफर्मेटिव और ओ होता है पर्टिकुलर नेगेटिव। तो दोस्तों कुछ छात्र ईमानदार है में एक तो ये विशिष्ट है और एक सकारात्मक है। तो ये विशिष्ट सकारात्मक आ गया, सम भी लिखा है और आर भी लिखा है, तो ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव आ गया। लीजिए ये भी हो गया। बड़े आगे दोस्तों, आपके सामने हलवा क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना। बच्चे कह रहे हैं हलवा क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल सही बात है, हलवा क्वेश्चन ही है, पढ़ने के बाद हलवा ही लगता है ये तो। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है, 17वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि नीचे आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है, एक असर्शन है और एक रीजन है। असर्शन रीजन यानी अभिकथन कारण। अभिकथन कारण में एक अभिकथन दे रखा होता है और एक कारण
ये दो स्टेटमेंट होते हैं, आपको करना ही होता है कि दोनों की सत्यता जांचनी है, और फिर जांचने के बाद अगर दोनों सत्य निकले तो कारण, अभिकथन का सही कारण है कि नहीं है, सही व्याख्या है कि नहीं है, वो बताना है। तो चलिए सुनते हैं। If a teacher wants to improve his or her abilities as an effective classroom communicator, he should first understand the students. अगर कोई शिक्षक को एक प्रभावी कक्षा संचारक के रूप में अपनी क्षमताओं में सुधार करना है, तो वो सबसे पहले छात्रों को समझना पड़ेगा। आपको पता है, मैंने भी आप लोगों को पहले समझा, आपकी समस्याओं को जाना, और फिर उस हिसाब से अपने शिक्षण में परिवर्तन हर रोज कर रहा हूं, हर रोज बदल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो ये बात तो सही है कि अगर कोई शिक्षक प्रभावी कक्षा संचारक के रूप में अपनी क्षमताओं में सुधार करना चाहता है, तो सबसे पहले छात्रों को समझना चाहिए। छात्र ही डिसाइड करेंगे कि शिक्षक किस तरह से पढ़ाए उनको। कारण क्या है इसका? छात्रों को समझने की क्षमता और इच्छित सुनने की क्षमता असंबद्ध प्रस्ताव है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंड इंटेंडेड लिसनिंग आर डिसजॉइंटेड प्रपोजिशन। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग है, असंबद्ध है, एक दूसरे से संबंधी नहीं है। एक बात बताओ, ये कह रहा है कि छात्रों को समझना और उनकी बात को सुनना अलग अलग बात है। तो मैं ये सोचता हूं कि जब तक मैं सुनूंगा नहीं आपकी बात, मैं आपको समझूंगा कैसे? बिना सुने कैसे समझूंगा? ये दोनों तो एक दूसरे से संबद्ध है। तो दोस्तों ये तो गलत हो गया भाई, बिल्कुल 100% गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर है कि ए सही है और आर गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन में कहां पर है ये। ए सही है और आर गलत है, तो इसका आंसर 3 हो गया। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले वाले का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों अब एक चीज़ तो पक्की है कि आप लोगों के इतने दिन से क्लास लेने से ज्ञान तो बढ़ रहा है, ये तो मुझे महसूस होने लग गया। आगे बढ़ते हैं, 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड। किस प्रकार के गुणात्मक शोध डिजाइन में लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तिगत कहानियों का पता लगाया जाता है? देखिए, सबसे पहले हमको यह समझना है इसमें कीवर्ड कि क्वालिटेटिव रिसर्च है सबसे पहली चीज, और कह रहा है कि क्वालिटेटिव कौन सा रिसर्च डिजाइन है जिसमें इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड। लोगों के जीवन को समझने के लिए व्यक्तिगत कहानियों का पता लगाना। दोस्तों ग्राउंडेड थ्योरी में ऐसा नहीं होता और ना सिंबॉलिक इंटरैक्शन में ऐसा होता है। लोगों के जीवन का पता लगाने के लिए आप जब एक व्यक्ति की इंडिविजुअल स्टोरी, व्यक्तिगत कहानी का पता लगाते हैं, तो ऐसी रिसर्च को नरेटिव रिसर्च कहते हैं, और नरेटिव रिसर्च कथात्मक रूप में समझाता है। तो इसका आंसर है कथात्मक अनुसंधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द टू सेट्स गिवन बिलो इन विच सेट 1 मेंशंस लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड सेट 2 देयर प्रॉपर्टीज। तो सेट 1 है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं इसको। दोस्तों स्केल्स ऑफ मेजरमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज, यहां मैं एक बात बता दूं आपको, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट 4 तरह के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। मैं चारों को एक बार समझा दूं आपको, फिर आप आंसर दे सकते हैं। नॉमिनल स्केल हिंदी में नामित क्रम कहते हैं, और नामित मापन स्तर क्या होता है? नामित मापन स्तर दरअसल कैटेगरीज या श्रेणियां या वर्ग को दर्शाता है। अलग अलग वर्ग अलग अलग श्रेणियों की बात करता है। जैसे मैंने कहा आपके पास कौन सी गाड़ी है, मारुति, होंडा, हुंडई और महिंद्रा। अब ये 4 कैटेगरी बन गई, अलग अलग कैटेगरी है। तो ये
नामित आंकड़े हैं, नॉमिनल डेटा है। ठीक। दूसरा आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब क्रमित। क्रमित या ऑर्डिनल का मतलब होता है जो ऑर्डर बताए, रैंक बताए। एग्जाम्पल, मैं आपको हर एक का जीवन का एग्जाम्पल दूंगा, समझ आ जाएगा। इसमें क्या होता है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, रेस्टोरेंट वाले ने पूछा आपको हमारा खाना कैसा लगा। 4 ऑप्शन, बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक ठाक और बेकार। ऑर्डर है, ऊपर से नीचे रैंक है। तो जब रैंक हो, ऑर्डर हो, तो वो ऑर्डिनल या क्रमित डेटा कहलाता है। तीसरा डेटा होता है इंटरवल। इंटरवल दर्शाता है अंतराल या रेंज को। आपकी आयु कितनी है, 0 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल या 15 से अधिक। ये एक इंटरवल है, रेंज है, 0 से 5, 5 से 10, ये एक अंतराल बता रहा है। इसमें फिक्स आंकड़ा नहीं मिल पाता इसमें तो अंतराल बताता है ना। और चौथा जो है वो है दोस्तों रेशो या अनुपात स्तर। अनुपात में एब्सोल्यूट 0 होता है, यानी मापांक या शून्य माना जाता है। हर एक चीज का पैमाना शून्य से माना जाता है। वो कैसे, जैसे मैंने बोला मृत्यु दर की बात करें। अब मृत्यु दर तो या बेरोजगारी दर या लिंगानुपात, अब ये लिंगानुपात, मृत्यु दर, बेरोजगारी दर, ये एक दर है, रेट है जो किसी यूनिट में नहीं बटे। ये तो शून्य से गिनती आती है इनकी हमेशा, है ना। तो इसको अनुपातिक कहते हैं, रेशो। तो चलिए अब देखते हैं ये क्या बोलता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। नॉमिनल में क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है। तो क्लासिफिकेशन तो सिर्फ इसमें हो रहा है, तो इसका मतलब ए तो 3 नंबर पे है। लीजिए साहब, ए तो आ गया। वर्गीकरण, ए 3 नंबर पे है। फिर आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्लासिफिकेशन भी होता है और ऑर्डर भी होता है। तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्डर भी है, यानी बी 4 नंबर पे है। लीजिए साहब, ये भी हो गया। फिर तीसरा आता है इंटरवल। इंटरवल में क्लासिफिकेशन भी होता है, ऑर्डर भी होता है और इक्वल यूनिट्स होते हैं, बराबर अंतराल होता है। तो दोस्तों ये रहा क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स, ये आपका इंटरवल हो गया। चलिए ये भी हो गया साहब, वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयां। और चौथा है अनुपात। उसमें क्लासिफिकेशन भी है, ऑर्डर भी है, इक्वल यूनिट भी है और एब्सोल्यूट 0 भी है, पूर्ण शून्य है। तो हमारा आंसर हो गया 3, 4, 2, 1। A3, B4, C2, D1, यानी 3, 4, 2, 1 को ढूंढते हैं। तो चलिए ऑप्शंस में ढूंढते हैं। 3, 4, 2, 1 कहां पर है, ये रहा 3, 4, 2, 1, ये रहा आंसर। आशा करता हूं समझ में आ गया। देखिए आप कितनी आसानी से हमने चीज को पढ़ भी लिया, उसको समझ भी लिया और आंसर भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं इसको, मापन स्तर। तो मापन स्तर ये पूरा एक चैप्टर है आपके रिसर्च में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मिनी समरीज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड। प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को क्या कहते हैं। दोस्तों एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो वो पूरा जब पढ़ा देता है तो क्लास के एंड जब करने देता है, होने वाला होता है, तो वो जितना भी उसने पढ़ाया है उस सभी शब्दों को किसी एक साइन से, सिंबल से या याद करने की शक्ति से उसको जोड़ देता है ताकि बच्चे को याद रहे। तो ऐसे चीज को वर्बल साइन पोस्टिंग कहते हैं। जो टीचर पूरी क्लास पढ़ाने के बाद लास्ट में मिनी समरीज देता है, वो मिनी समरीज, लघु सारांश जैसे आप कहते हैं, वो वर्बल साइन पोस्टिंग कहलाती है। वर्बल साइन पोस्टिंग यानी भाषा को संकेत के चिन्हों से जोड़ देना, भाषाई संकेत चिन्ह, है ना। तो प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश जो है वो कहलाता है वर्बल साइन पोस्टिंग, यानी भाषाई संकेत चिन्हांकन। अब मैं बाकी 3 में समझाऊंगा आपको ये क्या है, ताकि इससे क्या है आपको सब समझ में आएगा ना, जब सबके मतलब, तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा।
अब बात ये आती है कि पहला वर्ड लिखा है वर्बल ब्रेकअप। वर्बल ब्रेकअप यानी भाषा का टूट टूट के बोलना। दोस्तों वर्बल ब्रेकअप यानी एक टुकड़ा बोल दिया, फिर दूसरा टुकड़ा बोल दिया, फिर तीसरा टुकड़ा बोल दिया, तो ये तो कभी भी अच्छा नहीं है। दूसरा, ये सारांश नहीं बता सकते, तो वर्बल ब्रेकअप तो नहीं हो सकता। दूसरा आता है रूढ़ोक्ति निष्कर्ष, क्लिशेड कंक्लूजन। दोस्तों क्लिशेड कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? जो क्लिशे शब्द का मतलब होता है घिसा पिटा राग अलापना। क्लिशेड कंक्लूजन मतलब एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचना जो हमेशा ही होता है। जैसे हम कई बार नहीं कह देते ये तो हमेशा ये बोलता ही है, क्लिशे हो गया है। तो इसका क्लिशे मीन्स घिसा पिटा राग अलापता, वही बात बार बार बोलेगा। जैसे कई बार अगर आपको याद हो, बचपन में हमारे मम्मी पापा कई बार क्लिशे वाले वाक्य बोलते थे, रूढ़ोक्ति, रूढ़िवादी उक्ति। वो कैसे? जैसे एक बच्चा घर पे आया, मम्मी ने को बोला, मम्मी मेरे 10 में से 8 आए हैं और मेरे मित्र के 9 आए हैं। तो मम्मी ने क्या बोलना है? एक ही फिक्स डायलॉग है, मैं तो पहले ही कहती थी तेरे कम आएंगे और उसके ज़्यादा आएंगे। वो तेरे से ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा मेहनत करता है, इसलिए उसके ज़्यादा नंबर आए। तू सुनता ही नहीं मेरी। हर माँ का सेम डायलॉग है, क्लिशेड है, ये क्लिशेड वाक्य है। तो ये क्लिशे है, क्लिशे मतलब रूढ़ोक्ति है, तो रूढ़िवादी। तो ये भी हो गया साहब, है ना? तो रूढ़िवादी तो नहीं है, क्लिशेड तो नहीं है भाई। क्लास के एंड में सारांश देना क्लिशे कैसे हो सकता है? फिर आते हैं चौथे पे। चौथा है स्टैगर्ड कंक्लूजन, अंतरीकृत निष्कर्ष। तो स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ निष्कर्ष। स्टैगर्ड मतलब गिरता पड़ता हुआ, लड़खड़ाता हुआ। तो अगर एक टीचर क्लास के एंड में लड़खड़ाते हुए वाक्य बोलेगा जो टुकड़े टुकड़े में समझ में ना आए, तो वो कैसे लघु सारांश हो सकते हैं? इसलिए ये भी सही नहीं है। लीजिए साहब, तो चारों ऑप्शन भी समझा दिए आपको मैंने, और इस बहाने क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए पोटली बांधते जाओ, समझते जाओ जो जो मैं सिखाता जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, कुछ चीज़ें सिर्फ समझाता हूँ। तो जो मैं समझा रहा हूँ उसको लिखते जाओ, नोट करते जाओ, है ना? नोट्स बनाओ बच्चों। हर क्लास को लेने का फ़ायदा तब है जब आप उसकी नोट्स बनाएं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी क्लास को लेने का। नोट्स बनाएं, नहीं बना पा रहे, जल्दी में मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लेना। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको बाद में दोबारा वीडियो देख करके पॉज कर करके भी बना सकते। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, इनमें से कौन कौन से हैं? तो देखिए, जीरो हंगर सस्टेनेबल गोल है, क्वालिटी एजुकेशन सस्टेनेबल गोल है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन बिल्कुल सस्टेनेबल गोल है, ग्रीन एग्रीकल्चर नहीं है, क्लाइमेट एक्शन है। तो अब यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सस्टेनेबल गोल नहीं है, मतलब 3 तो गया रिजेक्ट, और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये तो रिजेक्ट हुआ दोस्तों। इसे कहते हैं एलिमिनेशन, इसको कहते हैं एलिमिनेशन। देखो कितना बढ़िया तरीका है याद रखने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि एलिमिनेट कर दो। 3 नंबर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। जीरो हंगर हाँ है, क्वालिटी एजुकेशन हाँ है, 3 नहीं है, क्लीन वाटर हाँ है, ग्रीन एग्रीकल्चर से कोई मतलब नहीं है, क्लाइमेट एक्शन है। तो 1 2 4 6, शून्य भूख, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल और जलवायु, ये 4 हैं, 1 2 4 और 6। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 1 2 4 6। लीजिए ये भी सॉल्व हो गया सर। तो दोस्तों आज यहीं तक पढ़ेंगे हम, बाकी कल पढ़ेंगे। और आप सबको आज का दिन में जो नई नई चीज़ें सीखी आपने, उसको आप अपने कॉपी में उतारिए, उसको अच्छे से याद कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।